स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे धातु और अधातुओं की वायु से अभिक्रिया। वायु क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु में ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है और जल वाष्प यानी H2O इन वेपरस फॉर्म। जल जो है वो गैसीय अवस्था में है। तो धातु और अधातु वायु से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं धातुओं के बारे में। ठीक है, धातुओं की वायु से अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होता है? जितनी भी धातुएं हैं, हमने आपको बताया कि धातुओं को हमने क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में बांटे हैं। उच्च क्रियाशील धातु जिसमें आ जाता है सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये उच्च क्रियाशील धातु हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं निम्न क्रियाशील धातु की, तो इसमें आ जाता है मरकरी यानी पारा, तांबा, चांदी और सोना। और इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग है जिसको बोलते हैं मध्यम क्रियाशील धातु। इस मध्यम क्रियाशील धातु में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आदि ये धातुएं आ जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वायु के साथ अभिक्रियाशीलता के बारे में, जितनी भी धातुएं हैं उनमें से जो अधिक क्रियाशील धातुएं या फिर मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो क्या करती हैं? वायु के साथ अभिक्रिया करके क्षंसारित हो जाती हैं, उनका कोरोजन हो जाता है, दे कोराइड। वो मतलब कोरोजन क्या है? व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज द स्लो डिके ऑफ द मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब कोई भी धातु वायु के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसको क्षति होती है। इसे हम क्षंसारण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धातु संसारण, धातु संसारण, धातु संसारण। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं, सबसे पहले लोहा है, हमारे क्रियाकलाप है। जब लोहा वायु के संपर्क में आता है, मैंने बताया कि वायु में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित है और वायु में जल वाष्प भी उपस्थित है। जल वाष्प को दिखाने के लिए मैं जल की अवस्था जो है H2O, इसकी अवस्था को मैं नीचे ब्रैकेट में G से लिख देता हूँ, G फॉर गैस। और ये ऑक्सीजन तो गैस है ही, और ये सॉलिड हमारा लोहा है। जब लोहा ऑक्सीजन और जल वाष्प की क्रिया में आता है तो ये यौगिक बनाता है जिसको बोलते हैं Fa2O3.XH2O। ये एक ब्राउन कलर का पदार्थ है और इसको हम जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम जंग बोलते हैं। तो जब भी किसी भी लोह पदार्थ को हम वायु के संपर्क में छोड़ते हैं तो धीरे धीरे उस पर जंग लगने लग जाता है, यानी लोहे का क्षंसारण होता है। लोहे का जो क्षंसारण होता है इसको हम जंग लगना कहते हैं। इसको हम कहते हैं जंग लगना। जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है, जंग लगने के लिए एक ऑक्सीजन गैस चाहिए और दूसरी जल वाष्प। एक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को आप भी अपने यहाँ पे घर पे भी कर सकते हैं या आपके प्रयोगशाला में। देखिए, आप 3 प्रखनली लीजिए, प्रखनली A और दूसरी प्रखनली है जिसको हम नाम अंकित करेंगे B। इसी प्रकार से हम एक और प्रखनली लेंगे जिसको हम C से अंकित करेंगे। पहली प्रखनली में हम पानी ले लेते हैं, साधारण जल, और इस साधारण जल में बिल्कुल साफ एकदम चमकती हुई लोहे की 2 कील डाल देते हैं। लोहे की ये 2 कील हमने इसके अंदर डाल दी। अब हम दूसरी जो प्रखनली B है, इसमें क्या है? साधारण पानी है, हमने साधारण जल, एक सिंपल जल ले लिया, टैप वाटर ले लिया। प्रखनली B में हम क्या करेंगे? पानी को उबाल लेंगे। पानी को बहुत अच्छे से उबाल करके इस उबले हुए पानी को प्रखनली B में डालते हैं, और उबले हुए पानी को प्रखनली B में डालने के बाद उसके ऊपर तेल डाल देते हैं, और जो तेल है वो पानी के ऊपर इस तरह से परत बना लेगा। इसमें भी हम 2 नई लोहे की कील है वो डाल देते हैं। तीसरी प्रखनली में हम क्या लेंगे? तीसरी प्रखनली में हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यह है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, और इसके अंदर इसमें भी हम लोहे की 2 नई कील डालेंगे और इसको कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क से इसको सील कर देंगे बिल्कुल एकदम से, ताकि इसके बाहर से भीतर कुछ ना जा सके। इस प्रखनली को भी हम क्या है? बिल्कुल अच्छे से सील कर देंगे, और इस प्रखनली को भी हम अच्छे से कॉर्क लगा करके
एयर टाइट कर देंगे। अब हम इन दोनों तीनों प्रश्नावली को रखा रहने देते हैं। 2 या 3 दिन के बाद हम क्या देखते हैं कि प्रश्नावली ए में जो कील हमने डाली थी, बिल्कुल साफ लोहे की कील, नई कील चमकती हुई, उन पर भूरे रंग का एक पदार्थ जम गया है। और ये जो भूरे रंग का पदार्थ है वो है क्या है? जंग। Fe2O3.OX-H2O, ये होता है जंग। मैंने बताया कि जंग लगने के लिए वायु का और जल वाष्प का होना अनिवार्य है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ उपलब्ध नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। क्योंकि पहली प्रश्नावली में हमने साधारण जल लिया था, तो यहाँ जल होने की वजह से तो जल की उपलब्धता तो अपने आप हो जाती है। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जल में क्या है, वायु ऑक्सीजन घुलनशील होती है। जो जलीय जीव ऑक्सीजन, जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, कहां से लेते हैं? जल में घुली ऑक्सीजन से। तो ये घुली ऑक्सीजन होने की वजह से यानी इस जल में दोनों के दोनों एलिमेंट, दोनों के दोनों रिएक्टेंट है वो उपलब्ध है। तो इसी कारण से क्या हुआ, लोहे की इन नई कीलों के ऊपर जंग लग गया। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली बी की। प्रश्नावली बी में जब हमने पानी को उबाला, पानी को उबालने के कारण से जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन थी वह बाहर निकल गई। जब हम पानी को उबालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, बुलबुलों के रूप में क्या होता है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन जो वायु होती है वो बाहर निकल आती है। जब पूरी अच्छे से पानी को उबाल लिया, उबाल लेने के बाद हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। और जो ये तेल है ना, इसके ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे क्या है और वायु बाहर से अंदर नहीं जा सकती। और इसका हम तो ये कह सकते हैं, हम प्रश्नावली बी में जो जल है उस जल में ऑक्सीजन की तो अनुपस्थिति है, क्योंकि किंतु जल है, यानी जल में डूबी हुई है तो जल तो है लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं है। प्रश्नावली ए, यानी प्रश्नावली ए में क्या है, ऑक्सीजन भी है और दूसरी बात करें जल वाष्प की तो जल वाष्प भी है। और दूसरे में बात करते हैं प्रश्नावली बी। प्रश्नावली बी में ऑक्सीजन को हमने उबाल के बाहर निकाल दिया लेकिन जल उसमें उपस्थित है। तो हमने क्या देखा इसके ऊपर, यहाँ क्या कहते हैं, जंग। अगर हम बात करते हैं जंग की, यहाँ जंग लगता है, यहाँ जंग नहीं लगता। और प्रश्नावली सी की बात करते हैं। प्रश्नावली सी में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो अपने चारों तरफ से उपस्थित जो पदार्थ होते हैं या इसके चारों तरफ जो एनवायरमेंट रहता है उसमें से वह जल को अवशोषित कर लेता है। जब हम एक सूखी प्रश्नावली में साफ लोहे की कुछ कीलों के साथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के टुकड़े डालते हैं तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद जब हम इसको कारक लगा देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, तो इस प्रश्नावली में विद्यमान जो भी जल वाष्प होती हैं उन जल वाष्प को ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेने के बाद जल वाष्प कहां चलेगी, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, जल वाष्प को एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो यानी प्रश्नावली सी में ऑक्सीजन तो है क्योंकि वही तो ऊपर है, और वहां पर जल वाष्प जो थी उनको कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमने देखा कि इस प्रश्नावली में भी जो कील हमने डाली थी उन पर भी जंग नहीं लगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसके लिए ऑक्सीजन और दूसरा जल वाष्प का होना अनिवार्य है। यही कारण होता है कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं या धातुओं से बनी हुई वस्तुएं हैं, समुद्र तल के आसपास जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर जो भी धातुओं की बनी हुई वस्तुएं हैं वो बहुत जल्दी क्षारित हो जाती हैं। जबकि अगर रेगिस्तान में हम बात करते हैं, रेगिस्तान में पड़ी हुई जो लोहे की वस्तुएं होती हैं या अन्य धातुओं की जो बनी होती हैं वो बहुत कम क्षारित होती है, क्योंकि मरुस्थल में क्या है, जल वाष्प की अभाव होता है। मरुस्थलीय जलवायु जो होती है वो शुष्क होती है, जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण वहां पे जंग बहुत कम लगता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातुओं की अगर अभिक्रिया करते हैं जलवायु के साथ, धातुओं का क्या होता है, क्षारण। और हमने विस्तार से पढ़ा लोहे का, लोहा किस प्रकार वायु के संपर्क में आने पर क्षारित हो जाता है। और ये हमने क्रियाकलाप किया, क्रियाकलाप के द्वारा हमने सिद्ध किया कि लोहे पर जंग लगने के लिए जल वाष्प और ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में। ये तो था धातुओं के बारे में। एक इसके अतिरिक्त एक उदाहरण ले लेते हैं। एक आपने अक्सर ये देखा होगा आपके घर में जो तांबे के बर्तन रखे हुए हैं, जो तांबे के बर्तन रखे हुए हैं, वो तांबे के बर्तन जो होते हैं कुछ समय के बाद, तांबे का सूत्र क्या आता है, C कैपिटल और U स्मॉल, ये होता है हमारा तांबा। धीरे धीरे आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको सभी धातुओं के संकेत और नाम याद हो जाएंगे।
ध्यान से इनको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तांबा जो है हमारा, तांबा ये है हमारा तांबा, सी कैपिटल यू स्मॉल। ये जब तांबा धातु होती है, जब ये वायु के संपर्क में आती है, वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में क्या है, जल वाष्प भी है। ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जल वाष्प भी है, वायु में ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या हो गया हमारा वायु। तो वायु में रखे जाने पर एक ऊपर क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक मिश्रण। देखिए Cu है और H और OH, ये क्या हो गया हमारा HOH यानी H2O। अगर हम म्यू करते हैं H और OH, ये दूसरा जल का अणु हो गया H2O और ये H2O, समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये हमारे आगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये जो वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और ये हमने ले लिया 2H2O। H2O यानी एक जल का अणु हो गया H2O ये, और दूसरे जल का अणु हो गया H2O ये। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये Cu कॉपर, ठीक है, कॉपर एक यहाँ पे आ गया कॉपर, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं संतुलित करने के लिए। ये दूसरा कॉपर का एटम है। तो ये कॉपर क्या करेगा, यहां से इसके साथ अभी क्रिया करेगा, OH यह बंध छूटेगा, H2O में से OH अलग होगा, यहाँ इस H2O में से ये OH अलग होगा, और ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, CuOH2। क्या बन गया, CuOH2। ठीक है, Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर। बता देता हूं मैं इसको, Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, तांबे को इंग्लिश में हम बोल देते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर बोल देते हैं, इसलिए हमने Cu का संकेत हमने जैसे क्या लिखा, कॉपर। OH जहां पे भी होता है, याद रखना हमेशा आगे भी समीकरण को एक विशेष वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें किसी भी रसायन के संकेत कैसे लिखे जाते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है, वो बिल्कुल आपको सरलता से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना याद रखिए, OH जहां होता है उसको लिखिए, हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा संकेत क्या है, Cu से कॉपर और OH से हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस। ये क्यों हुआ ये बाद में बताऊंगा। CuOH होल ट्वाइस हो गया हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जो हमारा दूसरा कॉपर का परमाणु था, वो CO2 जो कहां विद्यमान थी, वायु में, और जो ऑक्सीजन है हमारी, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है O2 के रूप में, 2 ऑक्सीजन हो गए, ये CO2 हो गया और ये आ गया Cu कॉपर का। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहां से आएगी, तो ये क्या हो गया, CuCO3, और ये क्या आ गया, CuCO3। ठीक है, CuCO3 बन गया। ये CuCO3 यहां मिल जाएगा, ये बन गया डॉट, डॉट लगाएंगे इसके साथ, तो ये बन गया कॉपर और CO3 यानी कार्बोनेट। Cu के लिए क्या बोलते हैं, कॉपर, अभी मैंने बताया है, और CO3 जहां पे लिखा था उसके लिए याद रखिएगा क्या लिखेंगे, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, ये देखिए जब भी हम तांबे को वायु में खुला छोड़ते हैं, तो तांबे के बर्तनों पर या तांबे की धातु पर एक हरे रंग की परत बन जाती है। आपने देखा होगा तांबे के बर्तन को अगर ध्यान से देखोगे, उस पे एक हरे रंग के पदार्थ की कोई परत बनी हुई है। ये हरे रंग की पदार्थ की जो परत होती है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है। जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद्यमान है, उनसे मिलकर के कार्बोनेट बन जाता है। यही कारण होता है कि खुला वायु में रख देने पर कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण से एक हरे रंग की परत, हरे रंग की परत बन जाती है। तो ये थी हमारी धातुओं की अभिक्रियाएं। धातुओं की अभिक्रिया में याद रखिएगा, जब भी धातु वायु के संपर्क में आती हैं तो ये अभिक्रिया करती हैं, और अभिक्रिया करके क्षारित हो जाती हैं, इनका क्षारण हो जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम एक धातु है, Na, याद रखिएगा इसका संकेत क्या है, N कैपिटल और A स्मॉल। ये सोडियम धातु की एक सोडियम धातु का संकेत है। सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। सोडियम धातु को जब वायु में छोड़ते हैं खुला, वायु में क्या उपस्थित है, जल वाष्प, जल वाष्प। तो ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा। वायु में उपस्थित क्या है, जल वाष्प, और जैसे ये जल वाष्प के साथ क्रिया करेगा
ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में छोड़ेगा हाइड्रोजन गैस। क्या छोड़ेगा? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ही तेज ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय का वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार हम सामान्य एक उदाहरण देता हूं, कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयले को जलाने पर जैसे C+O2, ये क्या बन गया? कोयला C यानी कोयला ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलने वाली ये ऊष्मा है, ये इस समीकरण को क्या बनाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये जो रिएक्शन है ये इतनी ऊष्माक्षेपी है कि इसके तापमान से जो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ये धमाके के साथ जल जाती। ये क्या कर लेगी? आंच पकड़ लेगी। ठीक है, आंच पकड़ लेती है। तो इसलिए सोडियम धातु को कभी भी वायु में खुला नहीं रखा जाता। ये इतनी अधिक क्रियाशील है। मैंने बताया था ना, धातुएं 3 क्रम में डालते हैं: अत्यधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील। तो उच्च क्रियाशील होने की वजह से साथ ऐसा ही पोटेशियम के साथ होता है। ये पोटेशियम है, पोटेशियम भी जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा जो वायु में विद्यमान है, और इनके साथ अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तुरंत अधिक ऊष्माक्षेपी होने के कारण से आंच पकड़ लेती है। तो जब भी सोडियम या पोटेशियम को वायु में रखा जाता है तो ये वायु के संपर्क में आने पर अपने आप क्रिया जल वाष्प से क्रिया करके जलने लगते हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि सोडियम धातु को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल। किसमें? कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल यानी तेल के अंदर रखा जाता है, पैराफिन के अंदर। किसको? सोडियम धातु को। तो सोडियम धातु को रखने के कारण से ये सुरक्षित रहती है। लेकिन जो पोटेशियम धातु है ना, पोटेशियम, ये इतनी हल्की है कि ये कैरोसिन में डूब के भी नहीं रह सकती। इसको जब हम तेल में डालते हैं तो ये तेल में डूबी नहीं रह सकती। हल्की होने के कारण तेल की सतह के ऊपर तैरने लगेगी, और तैरेगी तो फिर वो बाहर वायु के संपर्क में आएगी। इस कारण से क्या होगा कि ये फिर आंच पकड़ लेगी। इसीलिए पोटेशियम की जो मेटल होते हैं, पोटेशियम मेटल, इसको मोम की परत बनाकर रखा जाता है। इस पर मोम की परत चढ़ा दी जाती है, और जैसे ये मान लीजिए ये क्या हमारा पोटेशियम धातु का टुकड़ा है, तो इसके ऊपर चारों तरफ क्या कर दिया जाएगा? वैक्स की लेयर बना दी जाएगी, मोम की वैक्स लेयर, मोम की परत। इसके कारण से क्या है? ये जो वायु के संपर्क में नहीं पाएगा और इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि जो धातुएं होती हैं ये बहुत शीघ्रता के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ? वायु के साथ। अगर हम दूसरी धातुओं की बात करते हैं जो कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु हैं, वो वायु में अभिक्रिया नहीं करती। जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, ये वायु में अभिक्रिया नहीं करती, इनकी अभिक्रिया न के बराबर है। इसी कारण से इनके ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत कम क्रियाशील होने के कारण से। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। इसके बारे में अधातुओं की वायु से अभिक्रिया। लगभग जो अधातुएं होती हैं वो वायु से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन अपवाद के तौर पे क्या आता है? अधातुएं वायु से क्रिया नहीं करती, वायु से क्रिया नहीं करती। लेकिन अपवाद हर जगह मैंने देखा, इस पाठ में तो एक हर पॉइंट पे एक अपवाद है, और प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें तो ये अपवाद वाले प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये है हमारा फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस, जिसको हम कैपिटल P के द्वारा संकेत से दर्शाते हैं। ये जो फास्फोरस होता है, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो ये एकदम से जलने लगता है। किसी भी पदार्थ को जब वायु में जलाया जाता है इसको तो दहन बोलते हैं। जैसे हमने कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाया, वायु में जब जलाया तो कोयले का जलना क्या कहलाता है? दहन। ठीक है, ईंधन का दहन। ये दहन अलग अलग प्रकार का होता है, हम दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपने आप, वहां हमने कोयले को जलाया था, एलपीजी गैस ली तो हमने शुरू किया था, उसको जलाना शुरू किया था। लेकिन जो ये फास्फोरस है, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो ये P2O5 नाम का ऑक्साइड बनाएगा,
और अपने आप जल जाएगा, अपने आप जल उठेगा, इसको बोलते हैं स्वतः दहन। स्वतः दहन। तो ये इतना अधिक क्रियाशील है। इसका कारण क्या है? क्योंकि P4 ये फास्फोरस का जो अणु, फास्फोरस जो है ये 4 परमाणुओं के समूह के रूप में रहता है, जिसको हम P4 के द्वारा दर्शाते हैं। एक फास्फोरस यहाँ है, दूसरा फास्फोरस यहाँ है, एक फास्फोरस यहाँ है, एक फास्फोरस यहाँ है और एक फास्फोरस यहाँ है। तो ये एक टेट्राहेड्रा बनता है इसका। और इसके अंदर ये जो आबंध हैं, इन आबंधों का से इसके ऊपर बहुत अधिक दबाव होता है। ये बड़ी कक्षाओं का विषय है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंगुलर स्ट्रेन, जिसकी वजह से ये इतना अस्थिर हो जाता है, इतना अधिक क्रियाशील हो जाता है कि वायु में संपर्क में आते ही ये आंच पकड़ लेता है। इसीलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हम फास्फोरस को जल में क्यों रखते हैं? फास्फोरस को जल में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने के कारण स्वतः दहन के कारण जल उठता है। इसी कारण से हम इसको जल में रखते हैं। तो ये था हमारा दूसरी अभिक्रिया धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जो अब हम पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया।